भारत भले ही दुनिया का सबसे युवा देश हो, हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र वाली है। 2024 के आम चुनाव में तो 1.25 करोड़ वोटर्स 18 से 19 साल के थे और युवा मतदाता देश भर में चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। लेकिन उनका उत्साह हमारी बूढ़ी होती लोकसभा कमजोर कर रही है। आज़ादी के बाद देश लगातार जवान होते गया, लेकिन हमारे सांसदों की उम्र लगातार बढ़ती गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद लोकसभाओं की औसत उम्र 46-47 साल हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 55 से 56 साल तक हो गई है। हर चुनाव में सभी राजनीतिक दल युवाओं को अपनी ओर खींचने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी संख्या के मुकाबले उतने युवा प्रत्याशियों को टिकट नहीं देते। नतीजा, ज़्यादा उम्र वाले विधायक सांसद सदनों में पहुंच रहे हैं। यही हाल इस लोकसभा में रहा। नतीजों में सिर्फ 11% सांसद ऐसे रहे जिनकी उम्र 40 साल से कम है, जबकि 52% सांसद 56 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। तो जवां देश में बुजुर्ग नुमाइंदे क्यों, इस पर आज का प्रोग्राम होगा। मेरे साथ 4 खास मेहमान मौजूद होंगे। पहले आपको लोकसभा और वहां पर जो प्रतिनिधित्व है उम्रवार, उसके ग्राफिक्स दिखा देते हैं। तो देश जवान, लोकसभा बुजुर्ग क्यों। भारत की 65% आबादी 35 साल से छोटी है, लेकिन लोकसभा में युवाओं की तादाद कम है। लगातार बढ़े ज्यादा उम्र वाले सांसद। नई लोकसभा में सांसदों की औसत उम्र 56 साल। 40 साल से कम उम्र के महज 11% सांसद हैं, जबकि 1.85 करोड़ वोटर ही 18 से 19 साल के थे। 56 से 70 साल वाले सांसदों की तादाद बढ़ी है। अगला ग्राफिक, नेक्स्ट ग्राफिक। आज़ादी के बाद ज़्यादा जवान थी लोकसभा। पहली लोकसभा की औसत उम्र 46 साल थी, दूसरी लोकसभा की औसत भी करीब करीब उतनी थी, 46.7 साल। तीसरी लोकसभा में औसत उम्र करीब 50 साल के आसपास हुई। लगातार ज़्यादा उम्र वाले सांसद फिर बढ़ते गए। 17वीं लोकसभा आते आते औसत आयु 59 साल हो गई। 18वीं लोकसभा जो अब बनी है उसकी 56 साल है, ज़रा सी घटी है। लेकिन 17वीं लोकसभा में 40 साल से छोटे एमपी 12% थे और इस बार सिर्फ 11%, यानी इसमें गिरावट आई है। ये आप देखिए एज प्रोफाइल, 25 से 40 साल के 11% सांसद हैं और 41 से 55 साल के 38% और 56 साल और उससे बड़े 52%, यानी मेजॉरिटी सांसद बुजुर्ग या उससे बड़े हैं, 56 साल से बड़े हैं। केवल 3 सांसद 25 से 26 साल के चुनकर आए हैं। सबसे बुजुर्ग सांसद की उम्र 82 साल है। और ये आप देख सकते हैं 52% सांसद पहली बार चुनकर आए। बीजेपी के 45% सांसद फर्स्ट टाइमर है। कांग्रेस से ऐसे 60% सांसद हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं और दूसरी पार्टियां सपा, टीडीपी, एनसीपी, एसपी के 75% फर्स्ट टाइमर सांसद हैं। मेहमान हमारे साथ इस वक्त पर जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स बीजेपी से होंगे, डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और कमल कुमार हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे। और तीनों का बहुत स्वागत है। वत्स साहब, पहला सवाल मेरा आपसे होगा। सबसे बड़ी पार्टी होने का आप दावा करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, युवाओं से कनेक्ट को लेकर ढेरों प्रोग्राम्स आपकी पार्टी चलाती है। जनरेशन जी तक चुनाव में आपने संवाद किया, लेकिन युवाओं को टिकट देने में पीछे रहे और सिर्फ उन्हें वोट देने तक सीमित रखा जाता है। इस तरह का क्यों? ऐसी तस्वीर की पिछली बार फिर भी 12%, 40 साल से बड़े सांसद थे, इस बार 11% हैं। यानी उल्टे देश जवान हो रहा है और सांसदों की उम्र बढ़ते जा रही है औसत। देखिए मनीष जी, जी सर। मैं लौट जब क्राइटेरिया आता है चुनाव के प्रक्रिया का, तो अंतोगत्वा विनेबिलिटी क्राइटेरिया बन जाती है। अब मैं वत्स साहब लौटता हूं आपके पास, शायद आपका गला ठीक नहीं, मैं लौटता हूं आपके पास। आप टेक अ मोमेंट। मैं सुमित गर्ग साहब से शुरुआत कर लेता हूं। अब सुमित जी, संजना जाटव 25 साल से थोड़ी बड़ी है, गोद में बच्चा लेकर चुनावी संघर्ष किया। वो तस्वीरें किसी ने भूली नहीं होंगी। पिछले साल की
हाईवे पर जो चुनावी संघर्ष किया सचिन पायलट के साथ मिलकर, पूर्व सांसद को हराकर इस बार दिल्ली पहुंची है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी से ऐसे और सांसद हो सकते थे, ना सिर्फ राजस्थान से बल्कि देश भर से? निसंदेह, और हुआ है ऐसा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल, हमारी पार्टी शुरू से युवाओं को आगे लाने की पक्षधर रही है। आप ये देखिए, आपने ही कहा संजना जी के साथ साथ कुलदीप इंदौरा हमारे युवा सांसद, ये आवाज बहुत कम आ रही है। राहुल कसवा हैं, उमेदी राम जी, ये थोड़े युवा का। और जहां तक अगर हम बात करें टिकट की, तो अनिल चोपड़ा को भी हमने दिया, संगीता बेनीवाल को भी हमने दिया, ललित यादव हमारे युवा साथी थे, नहीं जीत पाया अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमने सदैव युवाओं को आगे रखने का प्रयास किया। उसका कारण है कि हमारी टॉप लीडरशिप ये चाहती है कि युवा जो कहीं ना कहीं देश की रीढ़ की हड्डी है, वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बने और कांग्रेस को आगे लेके चले। इसके चलते ही हमारे दोनों युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका जी ने ये प्रण ले रखा है कि आज ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम आगे लाएंगे। उसके चलते आप देखिए, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, हमने खुल के युवाओं को टिकट दिया। आप देख रहे हो, जब विधानसभा थी तब भी हमारे युवा सांसद बीजेपी से ज्यादा थे। तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो युवाओं का जितना योगदान होना चाहिए था नहीं है, वो ओवरऑल है। लेकिन अगर उसमें मेरी पार्टी का योगदान निकाला जाए तो मेरे ख्याल से मैं ऐसा मानना है कि वो ज्यादा होगा। नहीं है, तो नहीं, नहीं है, वो नहीं है। वो डेटा भी रखूंगा आपके सामने, वो कंपैरेटिवली नहीं है। लीडरशिप को लेकर भी बात आएगी तो फिर उम्र की बात आएगी। मैं एक सुमित गर्ग साहब, एक और जो कम से कम राजस्थान की हम जब बात कर रहे हैं तो एक बड़ा उदाहरण राजस्थान में चलता है, कम से कम यंग लीडरशिप वर्सेस ओल्ड लीडरशिप को लेकर, गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। कहा जाता है गहलोत साहब हटना नहीं चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। एक लंबा अरसा उन्होंने राजनीति को दे दिया है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी में बड़ी कमान संभाल चुके हैं, दिल्ली में रह चुके हैं, राजस्थान में भूमिका रह चुकी, देश भर में रह चुकी है। पार्टी कार्यकर्ता खुद उन्हें आगे का नेता कहते हैं कि सचिन पायलट को लेकर आना चाहिए, वक्त है। लोकसभा चुनाव में भी कंपैरेटिवली सचिन पायलट और उनके गुट का परफॉर्मेंस अच्छा बताया गया। आपको नहीं लगता कि पूरी लीडरशिप अब स्टेट में है, उसको भी इस तरह से युवा होना चाहिए? संजना जाटव जैसे चेहरे दिखे, और ना सिर्फ जाटव जैसे चेहरे बल्कि कोई आगे आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश करें या फिर आपका अध्यक्ष हो, पीसीसी चीफ, वो भी इसी तरह से युवा हो? निसंदेह अभी भी जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो भी युवा ही है। जहां तक आपने बात करी गहलोत साहब की, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरी पार्टी में किसी को किसी भी पद पर रहने का स्वयं अधिकार नहीं है। अगर कोई आता है पद पे तो या तो पार्टी तय करती है या हमारा विधायक दल तय करता है जी। और आगे की जहां तक बात है, निसंदेह हम एक प्रक्रिया में अनवरत चलती रहती है ये प्रक्रिया। और आने वाली पीढ़ी जो है पुरानी पीढ़ी से अपना जिसको टेक ओवर लेती है, और यही हमारी पार्टी में होता है और भविष्य में भी होता रहेगा। लेकिन हाँ, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं कि ओवरऑल अगर एक सिनेरियो देखा जाए तो 40 कम उम्र के थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर 40 से ऊपर जाए, 40 से 55 या 60 का ले तो वो एक अच्छा रेशो है। ठीक है, तो ठीक है। डोटासरा साहब की उम्र भी करीब करीब 60 साल है, मैं आपको बता देता हूं। 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र होती है। अगर वो 40 से 55 का रेशो ज्यादा है और 40 से कम का है, तो दोनों को अगर हम ले लें तो ये लगभग 50% के ऊपर जाता है। ठीक है, मैं तो मेरे ख्याल से तो युवाओं की, अगर आपके ग्राफिक को लेके मैं चलूं तो ये 55 साल तक का युवा जो है उनकी 50% से ज्यादा भागीदारी है, तो ये माना जाएगा। सुमित जी, यही ताजुब है। राजनीति में जब बात होती है, समाज में एक अलग क्राइटेरिया है, नौकरियों में अलग क्राइटेरिया है, और जब राजनीति में मानती है तो आप 60 साल के डोटासरा को भी कह देते हैं कि वो युवा है। ये बड़ी विरोधाभास है इस पूरी राजनीति में। आलोक वत्स साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा इस वक्त पर। अब बीजेपी को कहा गया कि युवाओं के साथ में चलने वाली पार्टी है, काफ़ी युवाओं से कनेक्ट करते हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं। इस चुनाव में तो जनरेशन जी सबसे युवा लोगों से भी संवाद किया, लेकिन टिकट देने में पीछे रहते हैं। नतीजा ये है कि पिछली बार फिर भी 12%, 40 साल से छोटे सांसद थे, इस बार 11% ही हैं। क्या सिर्फ वोट बैंक है युवा? देखिए मनीष जी, सॉरी मैं पहले थोड़ा सा मेरा तबीयत हो गया कि इस कवायद में सभी दल दोषी हैं। युवाओं को सब अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं,
लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो उनको वंचित रखा जाता है। अभी मेरे कांग्रेस के साथी कुछ नाम गिना रहे थे, उस नाम गिनाने से परसेंटेज आंकड़े नहीं बदल जाते हैं, परसेंटेज आंकड़े वहीं के वहीं खड़े रहेंगे जहां थे। और रही बात अगर उसकी, तो सेकेंड स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को आगे लाने का काम शुरू कर दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण है उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स, या और इवन उत्तर प्रदेश। ये यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये सब युवा लोग हैं और लंबा इनिंग्स राजनीति में ये चलने वाले लोग हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि जब युवाओं को ग्रेटर परसेंटेज में बात आती है लोकसभा के टिकट देने की, तो उसमें सबसे चूक हो जाती है, क्योंकि अंतोगत्वा वो विनेबिलिटी को क्राइटेरिया बना देते हैं, जहां पर उनको लगता है कि बुजुर्ग या जो उम्र दराज लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस से चुनावी नैया पार लगा देंगे, शायद ये युवा नहीं कर पाए। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। इस कारण से युवाओं को उनके चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाता है। और सेम चीज महिलाओं के साथ भी है। हर आदमी बात करता है महिलाओं को आगे लाने का, लेकिन जो अब तो खैर साल 2 साल के बाद उनको 33% देना तो बाध्यता हो जाएगी, लेकिन अभी भी एक कवायद लोग कर सकते थे जिसमें लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए। ठीक है। और उस तादाद ने महिलाओं को भी नहीं मिला है टिकट जिस तादाद में उनके शेयर की बात होती है। तो ये मैं मानता हूं कि जब जहां क्राइटेरिया बना देंगे विनेबिलिटी, वहां पर बहुत से युवा लोग उम्र दराज लोगों के सामने बौने साबित होते हैं। और इसी कारण पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। इस हमाम में सब नंगे हैं। नहीं, लेकिन ये भी समझना चाहिए उन्हें। फौज खड़ी है जी, ये भी बट साहब ये भी समझने की बात है कि जिन लोगों के हाथ में कमान है, जो टिकट बांट रहे हैं, वो भी कभी इस प्रक्रिया में आए, उन्हें भी किसी ना किसी नेता ने युवा के तौर पर मौका दिया था। ये बात उन्हें नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इस बार ऐसे युवा भी हैं जो पुराने सांसदों को हराकर दिल्ली में पहुंचे हैं। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। महिलाओं की बात अलग से की आपने, हालांकि उस पर तो एक पूरा शो ही बन सकता है। कमल जी, मैं आपसे सवाल लूंगा। युवा मोर्चे होते हैं हर पार्टियों में, युवा ब्लॉक्स रखे जाते हैं, युवा मंच होते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं और नतीजे आते हैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन को लेकर बात हो, तो लगता है युवाओं का इस्तेमाल सिर्फ मोर्चे निकालने के लिए किया जाता है। पुराने नेताजी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और नयों को मौका देना नहीं चाहते हैं, और उनके आसपास उनकी चाकरी करते रहें युवा, उनको जिताते रहें और उनको सदनों में पहुंचाते रहें। देखिए, एक बात तो साफ है कि युवाओं को मौका देने का मतलब तो साफ है कि उसके अंदर जो लोग हैं, विशेष करके पुराने मजे हुए लोग, उनको पीछे हटाना या उनको पीछे रखना। अब चूंकि हमारे यहाँ पर जो आप सिद्धांत देख रहे हैं या एक व्यवहार देख रहे हैं, उसमें राजनीति के अंदर आप एक तरीके से रिटायर होते ही नहीं। बिल्कुल। और ये अभी बीजेपी ने थोड़ा बहुत जो है वो एक तरीके से शुरुआत करी थी कि भाई 75 से ज्यादा फिर मार्गदर्शन मंडल में जाएं, लेकिन फिर वो भी कि इनकी विनेबिलिटी और इनके जीतने की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके तहत उन्होंने वो 75 का बैरियर भी क्रॉस कर लें तो भी चलेगा। तो मतलब सिद्धांत नहीं बनाया, फ्लेक्सिबिलिटी से अपनी बात को उन्होंने शुरुआत की। तो जब तक कोई ना कोई क्राइटेरिया संवैधानिक, मतलब या तो इनके बाई लॉज में हो राजनीतिक पार्टियों के, या फिर ये हमारे चुनाव यूं कहें इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंदर ही ये बात कि कम से कम ये है कि एक क्राइटेरिया जैसे कर रखा है 60-65 का कि उसके बाद रिटायर होना है सरकारी कर्मचारी। हाँ। ऐसा ऐसा ही रिटायरमेंट का क्राइटेरिया 75 तक रखा जाए। हाँ, वो मार्गदर्शक हो सकते हैं, वो गाइड हो सकते हैं, लेकिन वो चुनाव ना लड़े। वो पार्टी के अंदर संगठन का काम करते रहे, ऐसा नहीं उनको बाहर फेंकना निकाल के, लेकिन चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को जब तक कोई विधिवत तरीके से बैन नहीं लगाएंगे, तब तक जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो तो कहेंगे हम सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, हमें ही चुनाव लड़ना चाहिए। ये तो नए नए आज के लड़के आए, आज की लड़कियां आई, उनको क्या अनुभव है? तो वो बात बनी रहे। अब आप, एक सीधी बात है कि अगर आप 65 साल के बाद या 60 साल जो हमारा है सीधा, 65 तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप उसमें रिटायर नहीं करेंगे
या मान लीजिए 60 साल वाला व्यक्ति ये कहे कि सबसे ज्यादा अनुभव तो मैं रखने वाला हूं, ये 25 साल को क्यों नौकरी दे रहे हो आप? जी जरूरत का है, मैं तो अभी तैयार हूं, 10 साल और नौकरी कर सकता हूं। कोई भी नौकरी छोड़ना नहीं चाहेगा अगर उसके ऊपर पाबंदी ना लगाए। तो ये पाबंदी कानून की ही लगानी पड़ेगी। इसी वजह से युवाओं को मौका नहीं मिलता है। कोई भी राजनीतिक दल चाहकर भी नहीं दे पाई। और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ वो क्या जुमला रह जाएगा कि 75 का हम बैरियर लगा रहे हैं, ये है वो है। वैसे तो 75 भी अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने जो अनुभव लिया और जो अनुभव देना था वो आप दे चुके, और आप बाद में भी देते रहेंगे। जरूरी थोड़ी है कि आप पद पे बैठ के ही देंगे। मसलन ये है कि आप चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री कोई भी हो, आपका पास जो अनुभव है आप उनके ऑफिस में उनके साथ फिर भी रह सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन समस्या अनुभव की नहीं है, समस्या अनुभव को बांटने की भी नहीं है। समस्या यह है कि उस सत्ता पे बैठ के काम रहने की है और ये छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे युवाओं को कभी मौका इसीलिए नहीं मिलता है, ये इसका सीधा सीधा कारण है। युवाओं को सिर्फ क्या देंगे, वो बेरोजगारी है भैया, आप नौकरी चाहिए, आपको पता है। अच्छा, नौकरी नहीं दे सकते तो पैसा देंगे हम आपको, पैसा लो, वोट डालो, यही युवाओं का काम है। और नौकरी क्या देंगे? अब सरकारी नौकरी की लिमिट 1% से ज्यादा वैसे भी नहीं दे सकते। और प्राइवेट जॉब्स क्रिएट ना करें तो आप उसकी चिंता मत करो, पैसा दे देंगे। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये चीज अभी युवाओं के लिए एक बड़ी बन गई है। आलोक युवाओं को सीधे तौर पर राजनीति में नहीं डालना। आलोक वत्स कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। जी आलोक जी। मैं अभी सुन रहा था कमल जी की बातें, बिल्कुल कार्यसम्य बातें कह रहे थे ये। मेरा इतना ही कहना है कि हर क्षेत्र में रिटायरमेंट हो जाता है, ये राजनीति में रिटायरमेंट क्यों नहीं होता है? यहां कोई ऐसा एज फैक्टर क्यों नहीं आता है जो आदमी रिटायर कर जाए? ये बुढ़ापा तक, कब्र में जाते जाते भी अगर उस आदमी से पूछेंगे कि चुनाव लड़ना है तो कहेगा हाँ जी, मंत्री बनना है तो हाँ जी, चीफ मिनिस्टर बनना है तो हाँ जी, वेंटिलेटर लगे हुए आदमी से भी पूछेंगे तो कहेगा हाँ जी, चुनाव लड़वा दो। और अगर वो जीत जाता है और किसी पद पे जाता है तो मनीष जी, मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, एकाएक उस लगता है उसके अंदर कोई कायाकल्प हो गया, उसके चेहरे की पे लालीपन आ जाता है, वो जवान सा दिखने लगता है। पता नहीं कौन सा क्या होता है उसके साथ। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, सत्ता का रंग हो जाता है। कांग्रेस में भी देखा है, भाजपा में भी देखा है, राजद में भी देखा है, समाजवादी पार्टी में भी देखा है। क्लोज टू पावर ही बिकम्स यंग। पता नहीं ये कौन सा, इसमें क्या चीज है जो इस तरीके की है, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। पावर की चमक चढ़ जाती है। यहाँ पर भी रिटायरमेंट का एज तय होना चाहिए। सारे पार्टी के प्रवक्ता अगर ऐसा बोलेंगे तो पार्टी वाले शायद कुछ सोचें। बिल्कुल। सुमित जी हमारे साथ है। सुमित जी, कम से कम आलोक जी तो अपने पार्टी का कलेवर छोड़ के बात कर रहे हैं कि सभी दलों में ये बात है, आप भी मानेंगे, यहाँ पर आपके यहाँ पर भी है, वाकई एक इस पर तो कंसेंसस बनी सकती है। इस पर तो क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? तो मनीष जी, सबसे पहले तो आलोक जी ने एक बात कही कि सत्ता में आते ही पता नहीं कैसे जवान हो जाते हैं। नहीं, लेकिन मैं चिकित्सकों में बता दूं आलोक जी को क्यों हो जाते हैं। मैं आपसे, सत्ता आती है तो हैप्पी हार्मोन्स जो है बॉडी के, वो एक्सेस सिक्रीट होने लगते हैं। अच्छा। और उसके चलते जवानी वापस आती नजर आती। खैर मनीष जी, जहां तक बात कही विनेबिलिटी की, विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया जरूर होता है, और मैं ये मानता हूं, जहां तक आप कह रहे हैं कि कंसेंसस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसके लिए सबको ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कहूंगा मनीष जी कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री भी और प्रवक्ता भी। तो ऐसा है कि मेरी पार्टी में कि कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है, मैं फिर ईमानदारी से ये कह रहा हूं कि युवाओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर किया जाता है, और संभावनाएं जहां जिन युवाओं में नजर आ रही होती हैं पार्टी को, उनको तो हर हालत में एडजस्ट किया जाता है। अभी आपने देखा, हमने कहीं ना कहीं राजस्थान में 11 या आपका अगर 55 साल तक वाला क्राइटेरिया में लूं तो उसमें हमारे 50% से ज्यादा जाएंगे, 60% के लगभग आएंगे। अभी की अगर बात करूं तो हमने 40 साल का जो आपने क्राइटेरिया बताया, उसमें 34 के करीबन हमने ऑल इंडिया में टिकट दिए, तो 40 साल से कम के थे, 11 जीत के। हालांकि क्राइटेरिया उतना ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन मैं ये फिर भी कहना चाहूंगा कि औरों से फिर भी ठीक है।
और इसमें सुधार की गुंजाइश है, इसमें मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अगर जितना युवा आगे आएगा उतना ही देश मजबूत होगा। लेकिन उसमें भी एक चीज है कि हमें ये तय करना पड़ेगा, युवा भी कम से कम अति उत्साही युवा ना हो, उसको थोड़ा बहुत इस चीज का ज्ञान हो कि वो एक सांसद या विधायक बनने जा रहा है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है। तो एक अनुभवी युवा का आना जरूरी है। तो आपका दूसरा वाला जो क्राइटेरिया था कि 41 से 55 वाला जो क्राइटेरिया था वो ज्यादा बड़ा था, वो इसीलिए ज्यादा बड़ा है कि पार्टियां ये देखती है कि इसने कितने साल काम कर लिया। आप ये देखिए, हमारे यहाँ एनएसयूआई में अगर लड़का आता है तो 18 साल का आता है, 18 साल से वो काम अगर राजनीति को समझना चालू करता है, 3, 4, 5, 25 साल का आते आते हम अगर उसको टिकट दे दें तो वो छात्र राजनीति का जिसका जीवन रहा हो उसको सीधा का सीधा आप सांसद बना दे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, मैं कहता हूं थोड़ा बहुत वो अपनी जो अधिकार है उसके या जनता के लिए काम करने का तरीका है वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जितना एक 40 साल का युवा कर पाएगा जो 10 साल तक अपने क्षेत्र में जिसने काम किया हो। तो मेरा ये मानना है कि युवाओं को आगे लाना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की ये जिम्मेदारी है कि उन युवाओं को पहले पॉलिटिकल सिस्टम से, राजनीतिक जो सिस्टम है उससे उनको अवगत कराएं, उनका अनुभवी बनाएं, उनको क्षेत्र में काम कराएं। ये नहीं कि जो आया कि पिताजी का बेटा है कि 25 साल का दे दिया, 30 साल का दे दिया, नहीं। मेरा ये मानना है कि उनका काम करना चाहिए और उसके बाद युवा को आप आगे लेके आइए। और निसंदेह इसमें कोई दोहराई नहीं, जितने युवा आगे आएंगे उतना ज्यादा देश प्रगति करेगा और पार्टी के लिए भी बेहतर है, युवा जोश होगा। और सबसे बड़ी बात कमल जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि जब ये विधायक सांसद जहां पर अपने सदनों में बैठते हैं तो निश्चित रूप से जिस आयु वर्ग से होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिविटी या फिर उनके मुद्दों को लेकर ज्यादा सजग होते हैं? एक 70 या 80 साल का सांसद किस तरह से 18 या 20 साल 22 साल के लड़के के इश्यूज को समझता होगा, उसकी मानसिकता को समझता होगा, ये बड़ा गैप हो जाता है। तो आपको लगता है कि जो 1.25 करोड़ 18 से 19 साल के, मैंने ग्राफिक्स में दिखाया, पहली बार के मतदाता थे, वो अगर उनके इलाके से चुनकर अगर 79 साल 80 साल 75 साल के नेता जाएंगे तो एक बड़ा गैप होता है और यही कहीं की एक तरह से हतोत्साहित करता है युवाओं को भी राजनीति में आने से। उनको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए, मैं सोच रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि हतोत्साहित, मतलब आप देखिए चारों तरफ कोई भी पार्टी हो, युवा उसमें भरे पड़े हैं। वो उतना हतोत्साहित नहीं हो रहे हैं उसमें आने के लिए, वो तो आ रहे हैं और अपना दमखम भी लगा रहे हैं, लेकिन पार्टियां उनको जगह नहीं दे रही, ये साफ बात है। और सबसे दूसरी जो बात आपने उसका जो एंगल बिठाया कि क्या वो उनके लिए फैसले ले पाएंगे, तो डेफिनेटली ये तो फर्क आएगा ही आएगा। आप सोचिए कि एडवांसमेंट कितना, मतलब कहते हैं ना कि हर 10 साल के अंदर एक जनरेशनल गैप आ जाता है। बिल्कुल। तो सोच में गैप आना तय बात है। आज का युवा ये सोचेगा कि कितना जल्दी हम काम को संपन्न करें और उसके अंदर कितनी जल्दी राहत को ले जाएं, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन जो इतने लंबे समय से राजनीति में रचा बसा रह गया है और वो 60 साल के हो गए हैं, तो वो व्यक्ति तो उसको उसी धारे से चलेगा कि अरे हम जानते हैं, हमने दुनिया देखी है, अभी तो इनको और चक्कर काटने, अभी तो इनको और थोड़ा घुमाने, ये क्या इतना जल्दी कर दिया तो क्या राजनीति कर। ये कई तरह के आयाम है, ये बिल्कुल सही है। ये गैप, जनरेशन गैप जो है, वो चीजों को होने भी नहीं देगा। अगर मान लीजिए चीजों को आधुनिक तरीके से करना है, मॉडर्नाइज तरीके से करना है, तो जो 60 साल का व्यक्ति है वो डेफिनेटली उसमें कहेगा अरे नहीं हम तो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, हम तो ऐसे ही जाते थे, अरे ऐसे हो जाता है, ये क्या समझते हैं आज। तो डेफिनेटली ये जो जनरेशन गैप है वो विकास के अंदर आड़ा भी आता है। बिल्कुल। और यही वजह है कि पार्टियां एक वो वर्चस्ववादी व्यवस्था में उलझी रह जाती हैं कि बुजुर्ग नेता चलाते रहते हैं और फिर जिस तरह से सुमित जी ने कहा कि एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्ट नहीं करना है। सुमित जी, युवा देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, निश्चित रूप से उनको उनका अधिकार चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, ताकि ना सिर्फ पार्टियों के ब्लॉक से लेकर जिला तक बल्कि प्रदेश और देश की भी कमान वो संभाल सके। बहुत शुक्रिया आपका आलोक वत्स साहब, बहुत खुलकर आपने बात रखी। सुमित जी, आपने भी बड़े अच्छे विचार रखे और कमल कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ मैंडेट डिकोड में इतना है, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।